नमस्कार। सीआरपीएफ का एक कमांडो जो अपनी जान की परवाह किए बिना नक्सलियों से भिड़ जाता है, उन्हें मार गिराता है। देश के महामहिम राष्ट्रपति उन्हें इस वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित करते हैं। लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की बेफिक्री की वजह से आज उसी सीआरपीएफ कमांडो को फिर से अपनी जान के साथ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि जिस सीआरपीएफ कमांडो का हथियारबंद नक्सली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसी कमांडो को आज राजनीति का शिकार होना पड़ रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ये ठान चुकी है कि भले ही इस सीआरपीएफ कमांडो की जान चली जाए, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ाई अभी जारी है, कहानी लिखी जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज आपको इस लड़ाई की कहानी बिल्कुल शुरू से लेकर आज तक की कहानी सुना दूं। अगर आप पूरी कहानी सुनने के मूड में हैं तभी सुनिएगा, वरना अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि आधी अधूरी कहानी से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू, जो जाना जाता है देश की सेना को सबसे ज्यादा सैनिक देने के लिए, जो जाना जाता है सबसे ज्यादा शहादत देने के लिए। उसी वीर भूमि के एक छोटे से गांव जाखड़ों का बास का एक युवक सन 2013 में देश सेवा की भावना लेकर सीआरपीएफ में भर्ती हुआ और युवक का नाम था विकास जाखड़। पहली ही पोस्टिंग हुई जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा क्षेत्र में, जहां हमारे जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबरें आपने कई बार टेलीविजन और समाचार पत्रों में देखी होंगी। ऐसी मुश्किल जगह आप पहली पोस्टिंग के बाद उनका चयन कोबरा टीम के लिए कर लिया गया। समय चलता रहा और विकास जाखड़ अपने काम में बेहतर से बेहतर होते गए, और इसके बाद वो दिन आता है जब जांच होनी थी सीआरपीएफ कमांडो विकास जाखड़ और उनकी पूरी कोबरा टीम के शौर्य की, उनके देश प्रेम की, उनकी वीरता की। तारीख थी 23 नवंबर 2016 और जगह थी झारखंड के लातेहार जिले के वो घने जंगल जिन्हें नक्सलियों ने अपना घर बना रखा था, और न जाने कितनी बार नक्सलियों ने पीठ पर वहां पर हमले कर हमारे कई जवानों को शहीद किया है। उस दिन फिर सीआरपीएफ का सामना हुआ एक और नक्सली हमले से। सुबह के करीब 7:30 बजे थे। सीआरपीएफ के सर्च ऑपरेशन के दौरान नदी के पास ही करीब 60 से 70 नक्सली घात लगाए बैठे थे। उन नक्सलियों ने मौका देखते ही सीआरपीएफ की कोबरा टीम के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में कोबरा टीम के 3 कमांडो नदी के बीच और नक्सलियों की फायरिंग के बीच फंस गए। कमांडो टीम को लीड कर रहे थे विकास जाखड़। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए अपनी साथियों की जान बचाने के लिए नक्सलियों के ऊपर धावा बोल दिया। नतीजा 7 नक्सली मारे गए। अप्रैल 2018 में इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से नवाजा गया। इसके अलावा 2018 में ही उन्होंने एक और बड़ा काम किया, जो दिखाता है कि वे न सिर्फ देश के लिए अपना तन मन कुर्बान करने को तैयार हैं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए अपना धर्म भी कुर्बान करने को तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को किसान राहत कोष बनाने की मांग करते हुए एक पत्र लिखा, और साथ ही इस कोष के लिए झुंझुनू के तत्कालीन कलेक्टर दिनेश यादव को अपने और अपनी पत्नी के करीब 12 लाख रुपए के जेवरात इस कोष में देने के लिए सौंप दिए थे। बिना किसी हिचक के उन्होंने 40 तोला सोना और आधा किलो चांदी के जेवरात किसानों को राहत देने के लिए जिला कलेक्टर को सौंप दिए। हालांकि उस वक्त कलेक्टर ने सीआरपीएफ कमांडो विकास जाखड़ की ओर से लिखा गया पत्र तो ले लिया, लेकिन गहने लेने से मना कर दिया। इसके अलावा विकास जाखड़ हर महीने 1-1 हजार रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, नेशनल डिफेंस फंड और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड में सहायता के रूप में देते रहते हैं। अंगदान के लिए तो वे साल 2014 में ही एम्स दिल्ली को लिखकर दे चुके हैं। चलिए एक बार फिर मैं आपको विकास जाखड़ की सीआरपीएफ वाली दुनिया में ले चलता हूँ। अपने नाम के साथ शौर्य चक्र विजेता जुड़ने के बाद उनकी पोस्टिंग उनके गृह राज्य राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में कर दी गई। यहाँ सब कुछ शांत था। यहाँ का माहौल उन नक्सली इलाकों से बिल्कुल अलग था।
ना कुपवाड़ा की तरह आतंकियों से मुठभेड़ और ना ही झारखंड की तरह नक्सलियों से भिड़ना। लेकिन उनका मन ज्यादा दिन शांत नहीं रह पाया। राजस्थान सरकार में हो रही भर्तियों में जिस प्रकार से गड़ियां एक के बाद एक सामने आ रही थी, पेपर आउट होने की खबरें लगातार साधारण सी बात होने लगी थी। रीट 2021 की भर्ती परीक्षा के कुछ दिन बाद ही हर कोई जान चुका था कि इस रीट के एग्जाम में पेपर तो पहले से ही बेच दिया गया। सारे सबूत अब सामने आ चुके थे, लेकिन सरकार ये तक मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर आउट हुआ है, बल्कि लिपापोती करती रही। बस छोटी मछलियां पकड़ी जा रही थी, मगरमच्छ अभी भी चैन की नींद सो रहे थे। ये सब देखकर सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत विकास जाखड़ को लगा कि उन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती रही तो फिर हर विभाग में ऐसे लोग शामिल हो जाएंगे जो इसके लायक नहीं है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही नाकारा हो जाएगा, और नाकारा सिस्टम राजस्थान की आने वाली नस्ल को बर्बाद करके रख देगा। अब उन्हें लगा कि जितना जरूरी नक्सलियों से लड़ना था, जितना जरूरी आतंकियों से लड़ना था, उससे भी ज्यादा जरूरी आने वाली नस्ल को बर्बाद होने से बचाना। उन्होंने फैसला कर लिया, सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के उस पद से इस्तीफा दे दिया जिसमें वे भविष्य में प्रमोशन पाकर डीआईजी से लेकर आईजी के पद तक जा सकते थे। उन्होंने तय किया कि अब वे उन लाखों बेरोजगारों की लड़ाई लड़ेंगे जिनका हक उनसे छीना जा रहा था, जिनके हिस्से की नौकरी कोई पैसे के दम पर उनसे छीन रहा था। उन्होंने जयपुर के शहीद स्मारक पर इस भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हुए 7 जनवरी 2022 को युवाओं से आह्वान किया। उनके आह्वान पर युवा आए भी, लेकिन पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए विकास जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया और बाकी युवाओं को खदेड़ दिया। लेकिन विकास जाखड़ ने लड़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने नए सिरे से आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी, और इस बार उन्होंने और भी बड़ा फैसला किया। ये फैसला था आमरण अनशन का, भूख हड़ताल का। 17 जनवरी को उन्होंने अपने ही गांव जाखड़ों के बाद से ही अपना अनशन शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें युवाओं का समर्थन मिलने लगा, लेकिन अनशन के कारण उनके स्वास्थ्य में भी गिरावट होने लगी। अनशन के चौथे दिन ही पुलिस के अधिकारी विकास जाखड़ को समझाने आए। उन्होंने कहा कि आप अपना अनशन छोड़ दीजिए, लेकिन विकास जाखड़ अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं मानेगी वे अनशन नहीं तोड़ेंगे। पुलिस वापस चली गई, लेकिन पुलिस तो वापस गई थी बस पूरी तैयारी के साथ अगले दिन आने के लिए, और अगले दिन पुलिस आई भी, इस बार पूरी ताकत के साथ, पूरे जाब्ते के साथ। इस बार पुलिस समझाने नहीं आई थी। विकास जाखड़ को धरना स्थल से जबरन ले जाकर झुंझुनू के बीडी के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन विकास जाखड़ ने वहां पर भी अपना अनशन जारी रखा। 27 जनवरी को अनशन के 11 दिन पूरे हो चुके हैं, और हर एक दिन के साथ उनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन अभी तक गहलोत सरकार की तरफ से बातचीत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। लगता है जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके भले से तो विकास जाखड़ चाहे जिए या मरे। अनशन के 11वें दिन हमने उनसे बात कर उनसे राय जानने की कोशिश की है, आप भी सुन लीजिए। ये इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उसने उससे पेपर लिया, उसने उससे पेपर लिया। 48 घंटे पहले पेपर लीक हो गया था। यानी ये लोग अब जो कुछ पहले बोला जा रहा था उसी चीज़ को ये मान रहे हैं। इतनी बड़ी मशीनरी होके इनके पास में, जांच एजेंसी होके, आम जनता इनको बता रही है कि सही आरोपी ये है। 3 महीने पहले इनको बताए, 2 महीने पहले इनको बताया जा चुका था। उसी बात को ये जांच और इन्वेस्टिगेशन करके ये अब बता रहे हैं जनता को। इसका मतलब ये लोग छुपा रहे थे। अब ये प्रेशर आया है आंदोलन का और चारों तरफ से, तब उसको उजागर कर रहे हैं। और से रही बात, ये आरोपी हैं ही नहीं जो पकड़े गए। मुख्य आरोपी तो बहुत बड़े लोग हैं, और उसकी सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक नहीं पकड़े जाएंगे। सीबीआई इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जो हमारी मांगे हैं कि ये धांधलियाँ आगे से रुकें, हमेशा के लिए ये सिलसिला थमना चाहिए। इसलिए हमने कमेटी की मांग की है, कड़ी सज़ा की मांग की है। ये लोग क्यों नहीं करना चाहते? ये लोग इसलिए नहीं करना चाहते कि इन्होंने इसको कमाई का एक साधन बना रखा है। बच्चों के सपनों को उसका सौदा करते हैं लोग। ये नहीं चलेगा। आप ये भीड़ देख लीजिए। मैं क्या इनको नौकरी थोड़ी दे रहा हूँ? मेरे पास नौकरी थोड़ी है।
पर ये लोग चाहते हैं कि जो कुछ हो निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ में हो। उसी उम्मीद से ये लोग आए हैं, तो जरूर हम कामयाब होंगे उसमें। विकास जाखड़ अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वो तो बस इतना कह रहे हैं कि वर्तमान में हुई भर्तियों की अच्छे से जांच हो जाए और जो इसमें दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसा पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी बेरोजगार युवा के साथ नौकरी के नाम पर ऐसा भद्दा मजाक ना हो। सरकार को समझना चाहिए कि कोई अपने जीवन को दांव पर लगाकर बैठा है, आप बातचीत तो करें, ऐसे ही किसी को मरने के लिए आप कैसे छोड़ सकते हैं। साथ ही मैं उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहता हूं जो इसे विकास जाखड़ का एक राजनीति में आने का जरिया बता रहे हैं। हालांकि विकास जाखड़ राजनीति में आने पर साफ तौर पर मना कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई अच्छे मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़कर राजनीति में आना चाहता है तो क्या दिक्कत है। क्या चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ उन नेताओं का ही है जो हर बार चुनाव के समय आते हैं और आपको जाति और धर्म के नाम पर बांट जाते हैं, झूठे वादे कर आपका वोट ले जाते हैं। एक बार आराम से बैठकर सोचिएगा। खैर, विकास जाखड़ की लड़ाई अभी जारी है, अभी हमारी कहानी भी तो अधूरी है, लेकिन उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मिलेंगे और इस आशा के साथ कि उस समय हमारे पास इस कहानी की भी हैप्पी एंडिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।